हेलो गाइस। हम लोग वापस आ चुके हैं एक और नया पॉडकास्ट के साथ, जो कि है इस हफ्ते का लास्ट पॉडकास्ट और इस मंथ का भी लास्ट पॉडकास्ट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिर से टेक्निकल एनालिसिस के साथ। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि वीक में हम लोग क्या क्या न्यूज़ और अपडेट्स देखे हैं और क्या आगे हम लोग प्रेडिक्ट करें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये ऐसे ही वीकली अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। तो और देरी ना करके हम लोग शुरू करते हैं सौविक से, जो कि अपना टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे पिछले वीक का, और इनको अभी और क्या दिख रहा है कमिंग मंथ्स एंड वीक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हर वीक की तरह से बीटीसी से। ठीक है। तो बीटीसी में इस वीक में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आके। जैसे कि लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बीटीसी जो है 30,000 जो लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बीटीसी में कोई मेजर अप ट्रेंड मूव होना थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ हुआ है लास्ट वीक में। जैसे इधर हम लोग थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। ये 26 अप्रैल को ये जो कैंडल बना है बीटीसी में, ये एक्चुअली 20 EMA और 50 DMA सिंपल मूविंग एवरेज और डेली मूविंग एवरेज इसके बीच में बना है, और इसको कहते हैं डोजी। तो यहाँ पे जो है बियर्स और बुल्स दोनों का मतलब फाइट जो है वो लगभग लगभग बराबर है। इस टाइप का कैंडल जब भी बनता है तभी इसके बाद कुछ दिन बाद कोई भी एक दिशा में बड़ा सा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये डोजी कैंडल बना है 26 को। उसके बाद 20 आज है आपका 29। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, जिसमें मतलब कैंडल का जो बॉडी है वो बॉडी बहुत ही कम है और वीक जो है वीक काफ़ी ज़्यादा है। तो बॉडी टू वीक जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है, वो रेशियो हमेशा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, दो पॉसिबिलिटी के तरफ हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि एक असेंडिंग चैनल के थ्रू मूव कर रहा है, तो फिर नीचे जो है सपोर्ट हम लोग इस एरिया को मान सकते हैं 25,420, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जैसे हम लोगों ने कहा 30,000, वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो मूवमेंट जो है लगभग इसी चैनल को फॉलो करते हुए इस तरह से जिगजैग फॉर्मेट में ऊपर जा सकते हैं। और एक तो आप लोग और दूसरा रेजिस्टेंस, हाँ तो प्लीज। आपको क्या लगता है, लाइक कि ये साइडवेज ही जाएगा या ऊपर जाने का भी चांसेस है, 30,000 क्रॉस करने का ये भी चांसेस एक्चुअली है नेक्स्ट मंथ? लंबा टाइम फ्रेम में जो है ना, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना मार्केट में, हमेशा डायरेक्टली सीधा ऊपर चला जाएगा या फिर सीधा नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में ही जाता है। और इसका रीज़न भी ये है कि मान लो कि यहाँ पे कुछ रिटेलर्स या फिर कुछ हम लोग मान सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस जो भी है, यहाँ पे पोजीशंस बनाया। तो जैसे ही प्राइस यहाँ तक आया तो कुछ लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से वहाँ से नया बायर्स वगैरह आएंगे, नया बुल्स आएंगे, वो फिर से वहाँ पे परचेस करेंगे, तो थोड़ा ऊपर फिर जाएगा, फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इस तरह से होता है। और जो बड़ा इंस्टीट्यूशंस होता है वो जो एक्यूमुलेशन करता है वो एक लंबा टाइम फ्रेम के बीच में करता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आके एक दिन में या 2 दिन में इन्वेस्ट कर लिया। वो हमेशा कुछ मतलब कुछ महीनों का होता है एक्यूमुलेशन जो होता है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। और उसका जो एग्जिट होता है वो भी एक दिन में अचानक से नहीं होता है, उसका धीरे धीरे एग्जिट होता है। तो रिटेलर्स को क्या है, उनको हमेशा ये देखना है कि कहाँ पे स्टिल्थ मोड में बाइंग चल रहा है, और उस पोजीशन पे जाके अपना पोजीशन बना लेना है बाइंग साइड में। सेलिंग साइड में भी वही सेम तरह की चीज़ फॉलो करना है। तो बीटीसी के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं इथेरियम में, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न वगैरह क्या कह रहा है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये रेनबो कलर्स में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फिबोनाची चार्ट है बेसिकली। फिबोनाची में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि अभी जो इथेरियम का प्राइस पॉइंट है वो 1900 के आसपास है। ठीक है। और वो ही
मतलब ये जो 20 ईएमए का जो लाइन है, 20 ईएमए का आप लोग मान सकते हैं ये जोन है, ये जोन में इसको रिटेस्ट कर रहा है बार बार। और नीचे आपका है 50 एमए, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज। तो फिर नीचे जैसे ही इथेरियम थोड़ा सा आता है तो यहाँ पे बेस बनाने का कोशिश करेगा, या फिर इसको आप लोग सपोर्ट की तरह भी मान सकते हैं, और उसके बीच में आप लोग बाइंग सेलिंग ये सब ट्राई कर सकते हो। तो जैसे ही एक सिनेरियो में क्या हो सकता है, जैसे ही मान लो कि आप 50 डे मूविंग एवरेज इसके नीचे जैसे इथेरियम का प्राइस आ जाता है, तो फिर ये कोशिश करेगा कि इस लेवल तक आने का। फिबोनाची में होता क्या है एक्चुअली, ये जो लेवल्स है इस लेवल्स के बीच में घूमता है। जैसे आप लोग देख सकते हो इस लेवल में ये सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे होवर कर रहा है, फिर यहाँ पे अगर आता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर इसको तोड़ के नीचे की तरफ मूव करेगा, और इस जोन के आसपास आके जो कि है 1600 के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने का फॉर्म करेगा। ये जो लेवल है इसको डायरेक्टली एक दिन में या 2 दिन में अचानक से तोड़ के नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ टाइम वो स्पेंड करेगा ये सब लेवल के आसपास, ठीक है। तो इथेरियम का फिलहाल प्राइस पॉइंट ये कह रहा है, और थोड़ा सा आरएसआई भी हम लोग देख लेते हैं इसके साथ साथ। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, ये आरएसआई का जो लेवल है ये 50 के आसपास है इथेरियम में, ठीक है। तो ये जैसे ही 65 टू 70 चला जाता है तो फिर बाइंग स्ट्रेंथ जो है वो बनता है, मतलब वहाँ पे बियर्स जो है अपना, आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस जो है लूज कर रहा है, और बुल्स जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन करेगा। और एक चीज़ है, बीटीसी का जैसे 30,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं, उसका जो शॉर्ट्स पोजिशंस बना हुआ है सिस्टम में, उसका जो अपर थ्रेशोल्ड लिमिट है, या फिर आप बोल सकते हो जो स्टॉप लॉस है, वो लगभग लगभग 35,000 36,000 के आसपास है। तो जैसे ही बीटीसी वो लेवल क्रॉस कर जाता है तो अपमूव जो होगा वो बहुत जल्दी होगा, बहुत तेजी करेक्ट। से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख के अपना प्लान बना के ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। और 36 का जो लेवल है वो अब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दैट इज द लेवल वेयर लूना स्टार्टेड क्रैशिंग। तो अगर 36 का लेवल ब्रेक करके बीटीसी ऊपर जाता है 36 टू 40 के, सो देन बीटीसी विल इरेज ऑल द लॉसेस दैट इट मेड ड्यूरिंग द लूना क्रैश. So we have already went over the losses of FTX. We have already went over the losses of Celsius crash, etc. तो ये 36 to 40 का जो range है, this was the time when Luna started crashing and BTC also started crashing along with it. तो once BTC regains that range, तो वो उसके ऊपर जाएगा, तो that's a very very bullish move. और सौविक ने जैसे कहा अभी कि as soon as it touches 36K, a lot of short covering will happen, short squeeze will happen, and because of that BTC price will pump very hard. But for now I think it will still remain in a range because crypto moves like stairs but comes down like an elevator. So that is something which everybody can see. It will take time to go up there, but we are moving in a very forward direction. तो चलिए let's move on to the news of this week. Thank you Shovik for your analysis. एंड इस वीक के बड़े न्यूज़ में आई थिंक सबसे बड़ा न्यूज़ है कि कॉइनबेस इज fighting the SEC, or Coinbase is trying to fight the SEC, but they have come up with their own response saying कि they are willing to talk with the SEC. And अगर आप देखते हैं कि Coinbase is like क्लास का सबसे अच्छा बच्चा जो कि फ्रंट बेंच में बैठता है, टीचर का नोट्स लेता है, टीचर से बात करता है, एंड ही वांट्स टू बी हैव अ गुड रिलेशन. तो दे हैव लॉन्च्ड इन 2012 एंड टिल नाउ दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू द राइट थिंग. और अभी कॉइनबेस को जब एसईसी वेल्स नोटिस भेजता है, उसके पहले भी कॉइनबेस लगभग 40 प्लस टाइम्स एसईसी से एक साल में मीट किया था to tell them and ask them ki we are doing staking, we are doing new products, do you have any guideline or do you have any suggestions for us? So without telling, if the teacher fails the student is of course going to take it to the headmaster, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, right? So Coinbase is actually trying to engage with the SEC and hopefully the SEC does the right thing and वो आए Coinbase के साथ बात करके there could be a good resolution around it. So that's with Coinbase, and moving on,
Voyager. तो बाइनेंस यूएस ने Voyager को नोटिस भेजा है कि दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट accumulating Voyager. This was expected क्योंकि अगर आपको याद है तो बाइनेंस ने FTX के साथ भी यही किया था. They went into FTX's books, they looked into what sort of balance assets they have, they looked into what is their liability, and then they decided if it's a good thing or not. तो दैट्स अ नॉर्मल स्टैंडर्ड कि अगर बाइनेंस चाहे तो दे कैन एक्वायर, अगर बाइनेंस नहीं चाहे देन वॉयजर हैज टू गो थ्रू द चैप्टर 11 बैंक्रप्सी. पर इससे एक चीज होता है कि बाइनेंस को हमेशा पता रह जाता है. इस होल फियास्को के थ्रू एक जन ने पोस्ट किया है कि हाउ डज इट फील टू बी एन यूजर हु हैज एसेट ऑन वॉयजर. तो FTX gonna save us because FTX acquired Voyager, and then FTX explodes itself. Then Binance gonna save us, and then US blocks the sale of Voyager to Binance, and then Binance files it in the court, and then they get an order. So finally, when Binance pulls through, everybody is like, Binance gonna save us, but now Binance is stopping. So as a Voyager, client, a customer, you're very frustrated. कि I don't know what is going to happen. और इसका कोई रेजोल्यूशन भी नहीं है. अगर वॉयजर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के थ्रू जाता है देन इट विल बी अ प्रोसेस व्हिच विल टेक टाइम अगेन. नाउ कमिंग टू this new news where Lens Protocol is launching their layer 3 scaling solution for social actions or social media on web3. So what is this? So basically the base layer or security layer is Ethereum. Then you have Polygon network, which is layer 2, which provides a way to tokenize contents. And then you have composable layer 3 solution, which is provided by Lens Protocol. So this is a very bullish move, and I think this is going to be used a lot by all the Web3 companies who are trying to disrupt Web3 socials. The next news is something on the regulation side. So यूरोपियन यूनियन में करीब 2.5 साल से ये चल रहा था MiCA regulations के लिए, and they had lot of debates, a lot of things were pushed back because of FTX crash, because of global banking crisis, etc, etc. But finally this regulation was passed, and it was passed with an overwhelming votes. So 517 MEPs voted for the regulation and 38 voted against the regulation. And इस रेगुलेशन को यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिप्टो यूटिलिटी एसेट, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन एटसेट्रा, ई मनी जो कि स्टेबल कॉइन्स को आजकल ई मनी के अंडर रखा जाता है. सो द रेगुलेशंस आर वेरी क्लियर ऑन दोस पार्ट. NFTs आर स्टिल नॉट directly under the scope of this regulation, so there is still scope for improvement. And security tokens are also not covered. They are under the security regulations of individual countries. So इस regulation के through they have given a framework for the European Union based companies to offer their products, and this is a very bullish move actually, because although these regulations are not yet complete, पर इससे ये होता है कि बाकी कंट्रीज, बाकी जुरिस्डिक्शंस के जो लॉ एनफोर्सर्स है उनको एक स्टैंडर्ड मिलता है, एंड दे आर देन फोर्स टू टेक एक्शन कि हाउ टू रेगुलेट दिस स्पेस. तो यूरोपियन यूनियन ने ये अभी जो किया है, तो दिस विल एक्चुअली स्पर अ लॉट ऑफ न्यू रेगुलेशंस इन डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर इज ऑलरेडी coming up with its own regulations, and also the CASP or crypto asset service provider or VASP, virtual asset service provider, unke liye bhi they have given clear guidelines like what are the rules they should follow, how they should do KYC, how they should do anti money laundering, what should be their custodian, etc, etc. So I would say ki this is a very bullish move for the centralized space, and next bull run ke pehle this gives a lot of opportunity for different crypto exchanges and centralized exchanges, centralized custody providers etc, जो कि अलग अलग जगहों में हैं. जैसे यूएस में Coinbase is trying to move out, Kraken is trying to move out, Bitstamp is trying to move out. So maybe they can set up their headquarters in European Union because there is some sort of legal framework. So that's a very bullish move. And Yeah. इस मामले में आपका क्या राय है, लाइक शौविक एंड सैम? व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट दिस विल इम्पैक्ट
Indian situation in current situation. To some extent, I think Indian regulators will also watch this. और उन लोगों को Hmm. भी ये जैसे कि आपने कहा कि स्टैंडर्ड मिलेगा, तो रेगुलेशन को लेके काफ़ी सारा जो है डाउट्स है लोगों के मन में। तो ये होने के बाद यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एज पर आवर फिनेंस मिनिस्टर जो G20 समिट होने वाला है, उस समिट में ये सब रेगुलेशंस के मतलब रेगुलेशंस क्या लाया जाएगा, क्या नहीं लाया जाएगा, ये सब के बारे में डिस्कशन होगा। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप है जो कि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में ले जा चुका है। अभी एशियन कंट्रीज जो है वो सबका बारी है और धीरे धीरे एक एक कंट्री जो है इसको इम्प्लीमेंट करता रहेगा। करेक्ट। और मुझे लगता है कि लाइक अभी अभी जैसे कि एक स्टेपिंग स्टोन है, बट अकॉर्डिंगली लाइक अगर सारे कंट्रीज इसको एज अ बेंचमार्क लेते हैं एंड इसके ऊपर बिल्ड करते हैं, सो वी कैन हैव अ यूनिफॉर्म लॉ। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री बहुत ही लीनियंट है एंड कोई एक कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है। सो अगर ऐसा कोई चीज़ फाउंडेशंस बना रहे हैं, कोई यूरोपियन यूनियन ऐसे लेके आ रहे हैं, सो इंडिया एंड बाकी सारे जो भी कंट्रीज है वो भी इसके बेसिस पे लॉज बना सकते हैं विच कैन बी ऑन अ सिमिलर लाइन। सो क्या होगा कि कोई भी एक कंट्री का ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे एकदम रेगुलेशन नहीं है और एक जगह बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। सो एवरीबडी विल हैव अ फेयर चांस टू इन्वेस्ट एंड नो अबाउट क्रिप्टो एंड सिमिलर लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी सिमिलर अक्रॉस ऑल द बाउंड्रीज। करेक्ट। सो तो दैट्स माय अभी टेक। सौविक ने एक चीज कहा कि यूरोपियन यूनियन ने ये लॉ लाया है एंड अदर्स विल फॉलो एंड एशियंस विल फॉलो। मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जापान ऑलरेडी हैज दिस काइंड ऑफ रेगुलेशंस इन प्लेस व्हिच इज वेरी स्ट्रांग। सिंगापुर आल्सो हैज दिस काइंड ऑफ रेगुलेशंस प्लेस व्हिच इज आल्सो क्वाइट फेयर। बट ये जो करता है ये वेस्टर्न पावर्स के ऊपर एक प्रेशर डालता है कि नाउ यूरोपियन यूनियन हैज कम अप, तो नाउ यू हैव टू आल्सो कम अप। So it's not just Asia, but also the Western powers which have to now follow a standard, basically. And इसके साथ we move to the next one, which is Swell, which launched its own uh, लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म मेननेट। तो स्वेल लाइडो या फिर रॉकेट पूल जैसा ही एक लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। डू चेक देम आउट, सी हाउ इट वर्क्स। आई फील दैट दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब on the usability of the platform. And coming back, we are back to a centralized exchange, KuCoin, which confirmed that one of their users is involved in daily rug pulls. So this is both a funny news and also a dangerous news. क्योंकि funny इसलिए है क्योंकि this user has actually launched I think 2 or 3 meme coins every day for the past 2 years, and this actually makes him like one of the biggest meme coin launchers in the world कि 3-4 हजार meme coin launch कर चुके हैं। and yeah, so he is basically scamming people with his meme coin, and KuCoin ने इसको accept किया है कि this user is part of KuCoin's users, but the bad thing about this is कि उन्होंने ये कहा है कि they are going to wait till law enforcers come in and tell them what to do. So यहाँ पे उन्होंने ये clearly कहा है कि relevant legal documents, procedures, etc. reporting records, we will cooperate with the law enforcement agency to take temporary risk control measures. But they are not going to stop this user from doing whatever they are doing. So as a centralized exchange, you have a duty to allow a fair ground for everybody, right? तो जब आपको ये पता है कि आपका एक यूजर ऑलरेडी स्कैम्स कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है, एंड यू एक्सेप्ट इट ओपनली, then why don't you take some legal actions or at least freeze his account to engage with the legal authority so that whoever has been scammed might get paid off, or put this user under financial sanctions, etc., with the relevant authorities. What do you think, Sam? Do you think KuCoin not blocking or stopping its user from using its exchange even knowing that they are doing scam is the right thing, या फिर KuCoin को stop करना चाहिए था? मुझे तो और लगता है लाइक अभी लाइक इतना दिन के बाद भी लाइक ही हैज बीन डूइंग इट फॉर 2 इयर्स। सो करेक्ट, कुकॉइन को तो मतलब बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए कि somebody इज डूइंग इट एंड इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ टाइम पीरियड ऑफ है फिर कर रहे हैं, एंड ही इज डूइंग ऑन अ डेली बेसिस।
सो इफ KuCoin इज लाइक लुकिंग आफ्टर कि उनके एक्सचेंज में क्या हो रहा है, सो उनको तो पहले ही पता चल जाएगा कि लाइक एक एक यूजर है हु इज क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ कॉइन्स एंड स्कैमिंग पीपल. So I think they should have stopped him from doing what he is doing till now. And 2 years is a long time, and I hope that बहुत लोगों ने इस पे पैसा नहीं गवाया है, because it's like बहुत लोगों को अभी तक क्लियरली पता नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, एंड बहुत कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बहुत भरोसा है कि यहाँ पे जो कॉइन्स आ रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही है दैट इज ऑन अ सेफर साइड देन डेक्स. सो एटलीस्ट KuCoin को मतलब इनका अकाउंट को फ्रीज कर देना चाहिए था या Correct. ब्लॉक कर देना चाहिए था या इनको डी प्लेटफॉर्म कर देना चाहिए था इस मामले में, रादर देन वेटिंग फॉर लॉ एनफोर्समेंट. और अभी इसलिए उन्होंने ये किया क्योंकि somebody actually called them out saying that hey KuCoin, one of your user is doing this. So KuCoin had to come up with a response. At least they did not lie, they come up with the response that was true. But then the response also exposed कि in spite of knowing कि ये scam चल रहा है by some one of its users, they are still supporting the users activity on the platform. Next news में आते हैं. Mastercard partners with Polygon and Solana to launch crypto credentials. So this is also a very good news क्योंकि Mastercard जो कि payments network में Mastercard and Visa the two biggest, and then come Amex etc. तो वो Mastercard अभी very strongly crypto साइड पे फोकस कर रहे हैं, and they are working with Polygon, Aptos, Ava Labs जो कि Avax का main है, main backers है, and Solana to work in different ways to do different set of trials and MVPs to check कि किस तरीके से you can use decentralized public blockchains for payments. So moving forward, I think Mastercard will work with one of the stablecoin providers, maybe USDC or maybe both USDC and USDT, on all these chains to find some good use cases for remittance and payments. So this is a very bullish move because this sets also another standards for payment processors, payment providers to look into crypto layer 1 blockchains as a way of settlement. सही. और ये चीज़ हो जाता है कि जब मास्टर कार्ड वीज़ा जैसे बड़े प्लेयर्स आते हैं मार्केट में, सो ये एक ट्रस्ट भी देता है नॉर्मल यूज़र्स को जो पहले अभी तक मास्टर कार्ड वीज़ा एमएक्स यूज़ करते थे. सो उनके लिए भी वेब3 का एक व्यू पॉइंट खुलता है. एंड ये जो अभी कर रहे हैं, अभी मुझे लगता है ये लोग क्रिप्टो वॉलेट्स इनके साथ भी इंटीग्रेट करेंगे कहीं हद तक. सो वहाँ पे भी जाके एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट आएगा कि आप मास्टर कार्ड इज़ देयर, सो देयर मस्ट बी समथिंग गुड दैट इज़ गोइंग ऑन. एंड वेब2 यूजर्स जो पहले डरते थे कि नहीं मेरा फंड हो सकता है चला जाए, सो देयर विल बी अ ट्रस्ट अमंग द यूजर्स एज वेल व्हेन मास्टरकार्ड एंड वीजा दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स कम इन एंड पार्टनर विद दिस वेब3 giants. Moving forward, a new NFT launch, but this is something different than normal launches, and Mad Lads launched on Solana, and this actually created a lot of hype. More to hear from Sam. Over to you. Okay. So basically, when we talk about NFTs and on Solana, so we have seen like कि बहुत सारे कलेक्शंस लाइक डी गॉड्स ये सब शिफ्ट कर चुके हैं ऑन पॉलीगॉन और इथीरियम. सो यहाँ पे एक आज इस वीक में ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि मैट लैब्स इज अ कलेक्शन विच गॉट ऑलमोस्ट द हाईएस्ट वीकली वॉल्यूम्स विच इज़ अराउंड 16 पॉइंट सम मिलियंस. एंड उसके अलावा कुछ एक ही दो कलेक्शन है जो कि उतना वॉल्यूम ला पाए हैं ऑन सेकेंडरी सेल्स. So if you see the collection, it's like a very good collection. So उनका जो basic price था which was around 6 to 7 Solana Sol tokens, and उसका जो floor था after the initial sales was around 85 sols. So वो बहुत ही ज़्यादा hype हो गए हैं, and अभी इनको बहुत ज़्यादा secondary sale में बहुत ही hype मिला है. एंड ये कहीं ना कहीं हद तक सोलाना के लिए अच्छा न्यूज़ है, बिकॉज जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे NFT कलेक्शन सोलाना छोड़ के बाकी जगह पे जा रहे थे, वहाँ पे अराउंड लाइक मैडलैब्स ने ऑलरेडी 50% ऑफ सोलानाज वीकली वॉल्यूम जो उसके NFT से आ रहे थे वो सिर्फ मैडलैब से आए हैं. सो दैट्स अ वेरी बुलिश न्यूज़ फॉर सोलाना NFTs इकोसिस्टम. एंड बहुत लोग इसको ऐसे खरीद रहे हैं एंड दे आर यूजिंग इट. सो I think this is the top news for the NFT ecosystem for this week, as it is like trending and
moved past all the other records जो कि पुराना also based in Taiwan for now. And Taiwan का जो regulatory bodies है, तो actually there are multiple regulatory bodies, so they are in discussion. And Taiwan hopefully एक law लाना चाहता है जहाँ पे crypto trading services can be offered directly via the bank. तो आपको कोई exchange के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, तो you can directly deposit money in your bank. And जैसे आप बैंक के थ्रू सेविंग्स प्रोडक्ट खरीदते हो या इंश्योरेंस खरीदते हो, you can also buy crypto. And अभी तक ताइवान में क्रिप्टो इज कंसिडर्ड अ कमोडिटी, बट वंस दिस हैपेंस क्रिप्टो को रिक्लासिफाई करके दे विल बी पुट अंडर मे बी सिक्योरिटीज और सम अदर क्लासिफिकेशन. तो स्टिल मे बी 12 to 24 months out, but this is something interesting, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है. और आज के फाइनल न्यूज़ पे जो कि somebody from India, Sona, who is doing Polkar Bridge, she was basically using P2P on Binance, and she sold 560 USDT, which is 50,000 रुपये के आसपास है. एंड इसके बाद उनका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया. तो P2P में ये नॉर्मल है, क्योंकि जब आप P2P करते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि पैसा आपको कौन भेज रहा है. तो फॉर एग्जांपल मैं सैम के साथ P2P करना चाहता हूँ, तो मैंने अगर सैम को 500,000 USDT एस्क्रो किया है, सैम ने जब मेरे को INR भेजा, तो मैं सिर्फ देखता हूँ कि INR आ गया मेरे पास, दैट्स इट. तो ये हम लोग चेक नहीं करते कि INR किसके पास आया. तो इसीलिए थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं काफ़ी, एंड थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस कभी कभी बैड अकाउंट से भी आते हैं. फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग मनी, या कोई स्कैम, या कोई इलीगल मनी. तो इससे क्या होता है कि जब 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद पुलिस उस पैसे को ट्रैक करता है, तो आपके पास वो जब पैसा आता है तो पुलिस आपको सबसे पहले फ्रीज करता है. तो यहाँ पे इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जब पैसा उनके अकाउंट में आया तो द गवर्नमेंट और द बैंक फ्रीज हर अकाउंट. एंड इन ऑर्डर फॉर डूइंग इट, द बेस्ट थिंग इज पॉसिबली कि आप डायरेक्टली INR डिपॉजिट करो कोई एक्सचेंज में एंड यू ट्रेड, और यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग कॉल्ड बिटचेक, जो कि एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे नामेश ने भी वही कहा है कि you can use your TAS, CoinZip, CoinDCS, etc. for directly depositing INR and trade. And if you want to, use it to deposit crypto without having third-party concern, you can use BitCheck, which is on XREX. तो सैम, आपने एक बहुत अच्छा थ्रेड लिखा है यहाँ पे on the P2P side. क्या आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए कि like why do you think BitCheck is a good feature? श्योर. सो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा P2P के लोगों से बात करते रहता हूँ हमेशा, ट्रेडर्स के साथ, या जो क्रिप्टो इन एंड आउट करना चाहते हैं, लाइक मनी INR टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू INR करना चाहते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने जो देखा है, मैक्सिमम पीपल आर लाइक, नहीं, मेरे को आफ्टर द रेगुलेशंस इन इंडिया उनको डायरेक्टली एक्सचेंजेस के थ्रू नहीं जानना है. एंड सब लोग बोलते थे आई कैन डू इट ऑन बाइनेंस. बट आफ्टर दिस थिंग्स केम अप, सो वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस सेम थिंग, कि उन्होंने ऐसा कुछ पेमेंट्स किए थे लाइक P2P से, एंड उनके पास जब INR आया तुरंत उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया. एंड नाउ ये जो प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा होने लगा है. सो दैट्स वाई आई थिंक वी कैन ऑल डू इट थ्रू BitChecks, एंड दैट्स वाई आई रोट दिस थ्रेड अबाउट BitCheck. तो BitCheck के थ्रू करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि जो भी यूज़र्स है वो पूरे वेरीफाइड है, ऐसे नहीं कि कोई भी इसको कर सकते हैं यहाँ पे. एंड यू कैन ऑल्सो सी द ट्यूटोरियल्स दैट आई हैव मेंशन्ड कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, हाउ टू मूव इन एंड मूव आउट मनी, उसमें पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है. एंड यहाँ पे BitCheck कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होते हैं. सो बेसिकली दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच यू कैन, अगर आपका कुछ ऐसा सोर्सेज से हो भी जाता है, जबकि होता नहीं है जनरली, और हो भी जाते, यू कैन टेक द कॉन्ट्रैक्ट एंड गो टू द अथॉरिटीज़ की देखो दिस इज़ द सोर्स दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, एंड वो चीज़ पूरा आप वहाँ पे दिखा सकते हो, एंड आपका अकाउंट तुरंत ही अनफ्रीज किया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री रहता है कि आपने क्यों उनको USDT ट्रांसफर किया, क्यों वो आपको INR दे रहे हैं. आप उनके लिए कोई डिड यू प्रोवाइड अ सर्विस टू देम, कि उनके लिए आपने कुछ ग्राफिक्स बनाया है, या फिर कॉपी राइटिंग किया है, या ही इज पेइंग यू एज एन एम्प्लॉई, या फिर डायरेक्टली ही इज जस्ट सेलिंग यू USDT, और यू आर बाइंग USDT फ्रॉम हिम.
तो इससे क्या होता है कि आपके टैक्सेशन में भी काफी हेल्प हो जाता है, बिकॉज देन यू कैन टेल द गवर्नमेंट कि आई एम अर्निंग इन यूएसडीटी, तो डू नॉट टैक्स मी 30% ऑन दैट, so put me in that legal tax bracket. So I think that's a good point. The other point which I think you should also remember कि हमेशा KYC करना ही is not the end point. KYC तो Binance भी करता है. प्रॉब्लम ये होता है कि Binance में काफी fakes KYC होने के बाद those accounts are being used by different people. यहाँ पे बिचेक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू you are actually eliminating that kind of a risk. क्योंकि यू नो द काउंटर पार्टी कि मैं सैम के साथ ही कर रहा हूँ, शौविक एक्चुअली इज नॉट इन्वॉल्व हियर. तो आई थिंक इज अ वेरी गुड थ्रेड, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. And with this, I think we are coming to an end for our session today. Thank you everyone for having us. Yep. Thank you guys for watching, and do like the podcast and subscribe to us, so it will give us motivation. And for all these updates, keep following us. And if you have any questions, आपका अगर कोई भी question है, doubts है, या आपको भी कोई problems हो रहे हैं, you can comment down below यहाँ पे, and we'll take it up for our next podcast. So thank you guys, and see you next week. Bye bye. Bye bye. Thanks everyone. Bye bye.